हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर प्रथम विश्व युद्ध का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, कौन कौन से देशों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, किस किस देश के साथ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, और अंत में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका थी, कब युद्ध में शामिल हुआ और क्या चीज़ें रही। तो गाइस, आप सभी को आई होप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ये वीडियो गाइस, आज की इस वीडियो से वे सभी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर वे ऐसे स्टूडेंट्स हैं चाहे वो किसी भी ओपन या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, परंतु अगर उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना है तो आज की इस नई वीडियो में उन सभी को लाभ मिलने वाला है। हम एक एक करके कारण बताएंगे, परंतु आपको कुछ चीज़ें सामान्य से क्लियर होनी चाहिए, जैसे जिसको हमने इंट्रोडक्शन में लिखा भी हुआ है कि भाई सन 1815 में वियना कांग्रेस में राष्ट्रीयता की भावना दबाने प्रेरित होने के बावजूद भी यूरोप में तीव्रता से जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या था। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आप ये समझेंगे कि भाई दो देश, एक इटली और दूसरा जर्मनी, इन दोनों का जो एकीकरण था वो हो गया था, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो सैन्यवाद है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी थी, बढ़ोतरी होने लगी थी। इसके बाद में आगे चल के हम देखते हैं 1870 से 71 के पश्चात में यहाँ पर दो देश, एक तो फ्रांस दूसरा जर्मनी के बीच में युद्ध होता है, जिसके बाद में फ्रांस हार जाता है और जर्मनी उसके अल्सेस और लॉरेंस प्रांत पर कब्जा कर लेता है, जो कि वहाँ के लिए एक इम्पॉर्टेंट थे खदानों को, कोयले को लेकर। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि भाई आपसी संबंध देशों के खराब होने स्टार्ट हो गए थे, स्पेशली अगर हम बात करें जर्मनी और फ्रांस की, और साथ ही साथ इससे राजनीतिक जो समस्याएं हैं धीरे धीरे यूरोप में उत्पन्न होने लगी। ये जो राजनीतिक समस्याएं सन 1871 से लगातार शुरू होती है और 1913 तक इतनी बढ़ जाती है कि यूरोप के देशों की जो आपसी संबंध है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, आपसी विवाद हो जाते हैं बहुत मुद्दों पर, और ये तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। और आगे चल के ये जो तनावपूर्ण स्थिति थी इसने ही 28 जून 1914 को एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग करा दी, बारूद में चिंगारी का काम कर दिया इसने। चलिए बात करते हैं क्या हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हम तत्कालीन कारण जब डीप से पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा ही कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे वो सर्बिया की यात्रा करते हुए उनकी क्या करते हैं, हत्या कर दी जाती है। और इसी वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है वो पूरे पहले तो यूरोप में हुआ और यूरोप के बाद में ये पूरे के पूरे देश दुनिया में भी फैल गया। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसे 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध द एंड ऑफ ऑल वॉर्स ये भी बोला जाता है, द वॉर ऑफ एंड ऑल वॉर्स, यानी एक ऐसा युद्ध जिसके बाद में दुनिया को लगा था अब कोई तीसरा युद्ध नहीं होगा, इस बात के बाद, इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। इसके साथ साथ इसे ग्लोबल वॉर भी बोला जाता है क्योंकि विश्व के ज़्यादातर देश इसके अंदर शामिल थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्बिया की जो ये छोटी सी घटना हुई थी जिसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी सोफिया थी उनकी हत्या कर दी गई थी, और इसके परिणाम से ही पूरे विश्व जो है विश्व युद्ध की मार उसे झेलनी पड़ी और पूरा विश्व जो है वो क्या होता है, युद्ध के चंगुल में फंस जाता है। तो भाई एक एक करके उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी बनते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद। आप किसी भी बुक्स को पढ़ोगे ये एक निचोड़ है, ये इतना अच्छा आंसर है आप लोगों के लिए जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है भाई, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, और इसके बाद में ये ऐसी ही क्रांति यूरोप के अन्य देशों में भी अलग अलग समय पर हुई जहाँ पर उनकी राष्ट्रता की भावना उत्पन्न हुई। राष्ट्रता की भावना का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि वो अपने देश को ताकतवर या फिर जो भी वहाँ पर शासक थे उनके चंगुल से आज़ाद कराना चाहते थे। उग्र राष्ट्रवाद में अगर हम देखें तो ये जो उग्र राष्ट्रवाद का सपना था ना केवल ताकतवर
देशों ने देखा, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन देशों ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे देश थे जैसे यूनान, सर्बिया, इन आदि देशों पर भी चढ़ गया ऐसा। और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि जो बड़े राष्ट्र थे, जो बड़े देश थे, वो छोटे देशों पर क्या होने लगे, हावी होने लगे। छोटे देश जो है वो ताकतवर बनने के सपने देखने लगे, और जो बड़े देश थे वो सोचने लगे कि हमारा जो प्रभुत्व है वो और कैसे ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे के सारे देश जो है वो उग्र राष्ट्रवाद की भावना में लगे रहे, और उग्र राष्ट्रवाद की इस लहर ने पूरे यूरोप को एक प्रचंड युद्ध में की ओर ढकेल दिया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो हो जाता है, और जो देश दुनिया है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक मित्र राष्ट्रों के साथ और दूसरा केंद्रीय राष्ट्रों के साथ। सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए, यूरोपीय जो देश है उनकी साम्राज्यवादी भावना। तो भाई साम्राज्यवादी भावना का मतलब सिंपल से पहले आपको क्लियर होना चाहिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेश एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इस जगह पर आप उपनिवेशवाद भी जोड़ दोगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो भाई ज़्यादातर जो देश थे वो उग्र राष्ट्रवाद के बाद में ये सपने देखने लगे थे कि भैया कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, अपना और ज़्यादा कैसे विकास कर सकते हैं। अगर इस क्रम में अगर हम देखें तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने पहले ही अपनी औद्योगिकरण कर ली थी, और इसके बाद में धीरे धीरे और भी देश इसी क्रम में आगे बढ़ने लगे, और ज़्यादातर देश एशिया, मध्य एशिया और सुदूर क्षेत्रों में जो अपने नियंत्रण है उसको लाना चाहते थे। और इसी वजह से आपसी जो देशों के जो संबंध थे वो लगातार क्या होते गए, बिगड़ते चले गए और बिगड़ते चले गए, और आगे चल के इनके बीच में युद्ध हो जाता है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, तो ये कॉन्सेप्ट पिछले वाले पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें यही बताया गया है कि इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी से पहले ही औद्योगिकरण यानी औद्योगिक क्रांति हो गई थी। इसके साथ साथ और भी देश जैसे जर्मनी, इटली, जापान, ये सब देश ऐसे थे जहां पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी। फ्रांस और रूस भी इसी तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए अफ्रीका के जब विभाजन हुआ तो उसमें ब्रिटेन के जो स्वार्थ हैं वो बाकी देशों से टकराने लगे थे, और ब्रिटेन के जो संबंध है वो जर्मनी से भी आगे चल के हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई यूरोप में बढ़ता हुआ सैन्यवाद, यूरोप में बढ़ता हुआ सैन्यवाद, ज़रा ये क्या भला है, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो महायुद्ध एक प्रमुख यूरोप के अंदर अगर हम देखें तो जो महायुद्ध का एक प्रमुख कारण एक ये भी था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैन्यवाद था। क्या था? सैन्यवाद। क्योंकि ज़्यादातर देश क्या है, साम्राज्यवाद को अपने साम्राज्य की अपनी सीमा को विस्तार करना चाहते थे, और ये तभी हो सकता था जब उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो। इसीलिए आगे चल के आप देखोगे 1870 में जर्मनी के हाथों पराजित होने के बाद में फ्रांस ने भी अपनी सेना को बड़ी शक्तिशाली मजबूत बनाने की कोशिश करी, और जर्मनी ने भी आगे चल के ऐसे ही किया। और अपनी सेना को वो भी लगातार बढ़ा रहा था। इसमें अगर मुख्य राजा जर्मनी की हम बात करें, शासक की, तो केसर विलियम द्वितीय थे, जिन्होंने अपनी नौसेना का भी विकास किया। इंग्लैंड को भी ऐसा लगा अगर मैंने अब अपनी नौसेना का विकास नहीं किया तो शायद जर्मनी मुझसे आगे निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपसी संबंध बिगड़ते चले गए, एक दूसरे से हथियारों की होड़ होने लगी कि नहीं भाई मैं ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, नहीं भाई मैं ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, और इस वजह से एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना हो गई, घृणा का वातावरण हो गया, एक दूसरे के प्रति विश्वास जो था वो खत्म होना शुरू हो गया, और हम देखते हैं आगे चल के इन देशों के बीच में क्या होने लगे, युद्ध होने लगे। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सिंपली, बड़े बड़े जंगी जहाज़ों में पढ़ ले, यानी ऐसे ऐसे बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ जो सिर्फ युद्ध के अंदर ही यूज़ किए जाते थे। सो नाउ यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आप सबके सामने बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना नहीं चाह रहा, कि भाई हथियारों की होड़ बढ़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने पॉइंट नंबर 5, इसमें है बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियाँ। अब ये पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिस्मार्क कौन है। तो भाई बिस्मार्क जो है जर्मनी का पीएम था, और जब वो पीएम बना तो उसने क्या किया, जर्मनी की बहुत ज़्यादा सैनिक पावर को बढ़ाने की कोशिश करी, और सैनिक पावर को बढ़ाने की वजह से अगर हम देखें तो 1870 और 70 के बीच में फ्रांस से पराजित होने के बाद में जो वहाँ पर अल्सेस और 2 लॉरेंस प्रदेश थे, फ्रांस उसको भी जीतना चाहता था। इसीलिए बिस्मार्क जानता था कि फ्रांस कभी भी मुझसे बदला ले सकता है और इस अवसर पे वो ध्यान देगा।
इसीलिए फ्रांस से उसने क्या किया, सभी देशों को मित्रहीन नीति बनाने की कोशिश करी। यानी फ्रांस जो है, फ्रांस से कोई भी देश अच्छे संबंध ना बना सके, फ्रांस के कोई भी देश अच्छे संबंध ना बना सके। इसी तरीके से जर्मनी ने अपने आप को ताकतवर बनाने का निर्णय लिया, और इसके साथ साथ ही जर्मनी ने इटली और साथ ही साथ में आप देखोगे ऑस्ट्रिया, इनके साथ में एक संधि करी थी जिसे बोलते हैं त्रिमैत्री संधि, जिसे आपको ध्यान रखना है। त्रिमैत्री संधि या त्रिगुट संधि भी इसको कहा जाता है, ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। हालांकि आगे चल के इटली इस गुट से बाहर निकल गया था युद्ध के दौरान, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले से ही बन चुकी थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के सामने है, पॉइंट नंबर 6, जर्मन विरोधी गुट। अब जर्मनी ने जैसे ये गुट बनाया, ऐसे ही फ्रांस, रूस, ऐसे देशों ने भी, फ्रांस और रूस ने दोनों ने क्या किया, अपनी आवश्यकता समझ ली कि भाई जर्मनी जो है अगर ताकतवर बन गया तो हम दोनों के लिए हानिकारक है। इसीलिए जो जर्मनी है उसे बदला लेने के लिए फ्रांस ने रूस से अच्छे संबंध स्थापित किए, और साथ ही साथ में आगे चल के जो इंग्लैंड है वो भी इस गुट के अंदर, क्योंकि जर्मनी का विरोधी था वो भी, और वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और इन्होंने अलग से एक संधि बनाई थी जिसे बोलते हैं त्रिमैत्री या फिर ट्रिपल ट्रीटी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मनी की महत्वाकांक्षा। भाई जर्मनी की जो महत्वाकांक्षा थी ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जर्मनी चाहता था पूरे विश्व में अपने आप को ताकतवर बनाना, और पूरे विश्व में ताकतवर बनाने के कारण ही अगर हम यहाँ पर देखें तो 1888 में केसर विलियम आपको पता होना चाहिए, 1888 में केसर ने जर्मनी की विदेश नीति में महान परिवर्तन ला दिए। उसके शासनकाल में जर्मनी ने सांसारिक व्यापार, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। जर्मनी ने अपनी नौसेना को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया, और सेना के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा भी प्रारंभ कर दी। इसको देखने के बाद में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को इस बात का भय होने लगा कि कहीं इंग्लैंड से वो ताकतवर ना बन जाए, और इंग्लैंड पे कहीं वो ताकतवर ना बन जाए, और इंग्लैंड पे कहीं वो हमला ना कर दे। साथ ही साथ व्यवसाय की सुविधा के लिए अगर आप देखेंगे 1899 में जर्मनी ने बर्लिन से लेकर बगदाद तक, यहाँ तक रेलवे लाइन बनाने की निर्णय लिया। और साथ साथ इसके बाद में अगर आप देखोगे तो फ्रांस और इंग्लैंड जो है और रूस भी इस बात से डर गए थे कि शायद ये पूरे के पूरे समूचे व्यापार पे इसका कहीं एकाधिकार ना हो जाए, और इसी तरीके से आपसी संबंध इनके बिगड़ गए, और आगे इनके बीच में क्या होता है, युद्ध भी हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि विभक्त एवं झूठा प्रचार। यहाँ पर जो हम बात करते हैं मीडिया की नेगेटिविटी रही, मीडिया की नकारात्मक भूमिका रही, और मीडिया की नकारात्मक भूमिका के कारण ही हम देखते हैं कि ये युद्ध हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि भाई देश दुनिया में एक दूसरे देशों को लेकर ये लोग झूठा प्रचार कर रहे थे, एक दूसरे को लेकर गलत खबर छाप रहे थे, अपने सिर्फ टीआरपी के कारण लोगों की भावनाओं को भड़का रहे थे, और दूसरे देशों के बारे में संदेह, दुष्प्रचार, ऐसी अशांति वाली बातें फैला रहे थे। उस समय की जो अखबार थी उन्होंने ऐसा काम किया। इस वजह से आपसी देशों के संबंध और ज़्यादा बिगड़ गए, जनता दूसरे देशों को बिल्कुल अपना दुश्मनी समझने लगी, और आपस में जो इनके संबंध है वो कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने पॉइंट नंबर 9 आ जाता है, भीषण संकटों का दौर। तो 1905 से लेकर 1914 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे ऐसे संकट आए जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब देशों के ऊपर आर्थिक संकट आता था तो वो संकट से उबारने के लिए दूसरे देशों पर हमला करते थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने अंडर में लेकर, वहाँ से टैक्स वगैरह लेकर, ऐसा ही किया जाता था। ऐसा ही हो रहा था। आप देखेंगे ऑस्ट्रिया द्वारा क्या हुआ था, बोस्निया और फिर आपका हर्जेगोविन, इन पे भी अधिकार कर लिया गया था। बल्गारिया संकट भी आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप ज़रूर उसके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट आप लोगों का आ जाता है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या है, जरा इसको आप समझिए। तत्कालीन कारण को हम सेराजेवो कांड भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही अंत में कहते हैं आग में घी डालने का काम वो इसी ने किया। भाई यूरोप की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन आपसी जो संबंध है वो बिगड़ते जा रहे थे, और भाई उनको युद्ध छेड़ने का बहाना चाहिए था, और वो बहाना तत्कालीन कारण ने कर दिया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड नाम था उनका, तो भाई वो अपनी पत्नी के साथ में, सोफिया के साथ में, बोस्निया की राजधानी जो है सेराजेवो, वहाँ पर भ्रमण करते समय उनकी हत्या होटल में कर दी गई। और बोस्निया थोड़े दिनों पूर्व ही सर्बिया की सहायता से स्वतंत्र हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की युवराज की खबर पाते ही भाई सर्बिया को ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध की चेतावनी दे दी। इस घटना के बाद में अगर हम देखें तो भाई बारूद में चिंगारी है उस डालने का काम किया। 6 सप्ताह बाद ही युद्ध यूरोप में आरंभ हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बता दूं इसके अंदर कुछ और भी बातें थी कि भाई ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को भाई
दोषी माना इस पूरे काम के लिए, और उसके लिए कुछ शर्त रखी प्रतिरोध में कि भाई शर्त भेजी, भाई कोई भी देश जो है उस शर्त को स्वीकार नहीं करता, परंतु सारी शर्तें स्वीकार कर ली। बस एक शर्त ऐसी थी लगभग जिस पे विवाद रहा, और इस शर्त को ना मानने की वजह से ही अगर हम देखेंगे जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर रहा था, और ऑस्ट्रेलिया तभी इतना उछल भी रहा था। तो अगर हम देखें तो भाई आगे चल के क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया है उसने सर्बिया पे हमला कर दिया, और भाई सर्बिया की जो संधि थी वो किसके साथ, सर्बिया की जो संधि थी वो रूस के साथ में, साथ ही साथ में फ्रांस के साथ में, और साथ साथ इंग्लैंड के साथ में थी, और इसी तरीके से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस यही थी आप लोगों के लिए आज की वीडियो। आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी ढेरों वैल्यू मिली होगी, और आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।